हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, हमारा एमसीक्यू सेशन नोटसेट 23 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी एक्सपर्ट टीम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सोल्व करवा रही है और ये एग्जाम्स के अंदर आने के बहुत ही चांसेस है वो होते हैं दोस्तों। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो काफी सारे वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को फाइट कर चुकी, क्रैक कर चुकी है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके सामने है वो रिप्रेजेंट करें, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो हमारी क्लास को मिस ना करें। आज की क्लास को, आज के एमसीक्यू सेशंस को विदाउट डिले किए हुए रन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है दोस्तों। एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन इज नॉट यूज्ड टू ट्रीट चिल्ड्रन फॉर मम्स बिकॉज, यानी कि एक बच्चे के अंदर, मम्स वाले बच्चे के अंदर एस्प्रिन है वो यूज में नहीं लेते हैं। उसका रीजंस क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रेयर डिजीज, ऑप्शन बी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ऑप्शन सी टेकिकार्डिया एंड ऑप्शन डी रेड मैन सिंड्रोम। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी मम्स वाले चिल्ड्रन में एस्प्रिन यूज में ली जाती है तो वो एस्प्रिन उस चिल्ड्रन में या उस बच्चे में रेस डिजीज है वो कोज कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर। बच्चों के अंदर जो रेस डिजीज है वो एक प्रकार का साइड इफेक्ट है ड्यू टू एस्प्रिन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना दोस्तों। रेस डिजीज होता है क्या दोस्तों, इसके बारे में सुपरफिशियली जान लेते हैं। रेस सिंड्रोम RS इज ए रेयर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ऑल ऑर्गन्स, यानी कि सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ऑफ द बॉडी, बट मोस्ट हार्मफुल टू द ब्रेन एंड द लिवर, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन जो मोस्टली जो हार्म पहुंचाता है वो ब्रेन और लिवर को हार्म करता है दोस्तों। कोजिंग एन एक्यूट इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एंड ऑप्टन मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर एंड अदर ऑर्गन्स, यानी कि फैट एंड अदर ऑर्गन्स के अंदर मैसिव एक्यूमुलेशन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फैट का है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये एक प्रकार की रेयर डिजीज है, रेयर सिंड्रोम है, जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो हार्म पहुंचाता है वो ब्रेन एंड लिवर को पहुंचाता है दोस्तों। एंड ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है उसको एक्यूट रूप से उसको इंक्रीज कर देता है और फैट का मैसिव क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन हो जाता है लिवर एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट है इन चिल्ड्रन जो है वो रेस सिंड्रोम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार एग्जाम से ये पुटअप हो चुका है दोस्तों। रेस सिंड्रोम, रोल ऑफ एस्पिरिन क्या होता है दोस्तों? अगर किसी मम्स वाले चिल्ड्रन में आपने एस्पिरिन को दे दिया है तो उसका मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। एंसेफेलोपैथी देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिवर डैमेज देखने को मिल सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी चिल्ड्रन में एंसेफेलोपैथी कोज करेगा उस कंडीशन में लिथार्जी, कंफ्यूजन, सीजर्स एंड कोमा जैसे सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। एंड लिवर डैमेज की कंडीशन में टायर्डनेस, नोजिया, एलिवेटेड AST एंड एलिवेटेड ALT, ये जो सीरम लिवर एंजाइम्स है इनके बढ़ने के चांसेस है वो हो जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंसेफेलोपैथी एंड लिवर डैमेज है यहाँ पे, ये जो दोनों सिम्टम्स है, दोनों डिजीज कंडीशन है वो एस्पिरिन की वजह से या एस्पिरिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकती है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि मम्स वाले चिल्ड्रन में अगर आपने एस्पिरिन दे दिए और उस एस्पिरिन से साइड इफेक्ट अगर होता है तो उस कंडीशन में एंसेफेलोपैथी एंड लिवर डैमेज होने के चांसेस है वो हो जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ पे जो रेड मैन सिंड्रोम है, ऑप्शन डी है रेड मैन सिंड्रोम है दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। रेड मैन सिंड्रोम होता है क्या दोस्तों? तो रेड मैन सिंड्रोम जो होता है वो एक इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होती है दोस्तों, पेक्युलर टू वैंकोमाइसिन। जब वैंकोमाइसिन या फिर वेनलिड जो एंटीबायोटिक होता है उस वैंकोमाइसिन के द्वारा अगर किसी पेशेंट्स में आपने वैंकोमाइसिन या फिर वेनलिड इन्फ्यूजन किया है, उसकी वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होती है। उस एलर्जिक रिएक्शन को रेड मैन सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड मैन सिंड्रोम एंड रेस डिजीज दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप हो सकता है दोस्तों। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ प्यूराइटिस, वहां पे प्यूराइटिस देखने को मिल सकता है, यानी कि इचिंग देखने को मिल सकता है। एंड एर्थमेटस रेसेज, यानी कि स्किन पे एर्थमेटस लाइक रेसेज देखने को मिल सकते हैं। दैट इन्वॉल्व द फेस पे हो सकते हैं, नेक पे हो सकते हैं एंड अपर टोर्सो पे हो सकता है। लेस फ्रिक्वेंटली हाइपोटेंशन एंड एंजियोएडिमा कैन अकर, यानी कि बहुत रेयर कंडीशन है, उस कंडीशन में हाइपोटेंशन एंड एंजियोएडिमा देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक प्रकार का वैंकोमाइसिन एसोसिएटेड रैपिड इन्फ्यूजन सिंड्रोम है दोस्तों, रेडमैन सिंड्रोम। इसकी वजह से अगर किसी पेशेंट्स में रेडमैन सिंड्रोम देखने को मिलता है उस कंडीशन में उस पेशेंट्स में फ्लशिंग, टिंगलिंग सेंसेशन, प्यूराइटिस, एरिथमा,
मैक्युलोपेपरोरेसिस ऑन द स्किन एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाइपोटेंशन का ध्यान रखना दोस्तों। आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अंदर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है हाइपोनेट्री में या फिर हाइपरनेट्री में, इसके बारे में क्वेश्चंस दे सकता है। वहां पे आपको एक मेजर सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, वहां पे हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है, और हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है उसके पेशेंट्स में वो सीरियस कंडीशन डेवलप है वो हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है इन द केस ऑफ रेड मैन सिंड्रोम, ऑनसेट 15 टू 45 मिनट आफ्टर स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर आपने वेंकोमाइसिन किसी पेशेंट में लगा है और वो 15 से 45 मिनट इन्फ्यूजन के बाद है वो किसी पेशेंट्स में रिएक्शन है वो कर सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंडीशन सुपरफिशियल है तो रिजोल्व हो जाएगी आफ्टर 10 टू 60 मिनट, यानी कि आप आफ्टर इन्फ्यूजन 10 टू 60 मिनट के अंदर रिजोल्व हो जाएगी। एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटेड पेशेंट्स विद एंटीहिस्टामिन्स। अगर किसी पेशेंट्स में वेंकोमाइसिन से एलर्जिक रिएक्शन हो गया, रेडमैन सिंड्रोम डेवलप हो गया, उस कंडीशन में आपको एंटीहिस्टामिन देना है प्रायर टू इन्फ्यूजन। इन्फ्यूज डोज ओवर 2 आवर्स, की प्रत्येक 2 घंटे में आपको एंटीहिस्टामिन है वो ड्रग देनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडमैन सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ डेट इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, यानी कि नर्स पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है तो नर्स जानती है कि उसको ह्यूमिडिफाइड करना बहुत ही जरूरी है। उसका रीजंस क्या है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिक द म्यूकस। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर एंड इट बर्न ट्रेकिया। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन। एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड हाइड्रोजन आयन टू इट। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस और थिक द म्यूकस, ये ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि जो ऑक्सीजन जो ड्रग्स होती है दोस्तों, वो एक प्रकार की ड्राई गैस होती है, ठीक है, तो उसको ह्यूमिडिफाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट्स में आप ऑक्सीजन विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन दे रहे तो उस पेशेंट्स में वो इरिटेट के गैस्ट्रिक म्यूकोसा सॉरी म्यूकोसल कैविटी को है वो वहां पे इरिटेट कर सकती है और पेशेंट्स को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना इंपॉर्टेंट है वो माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिक द म्यूकस, यानी कि म्यूकस को थिक कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑक्सीजन को वो ह्यूमिडिफिकेशन के बेसिस पे वो पेशेंट्स में दिया जाता, स्टार्ट किया जाता है दोस्तों इन्फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करना है एंड वार्ड को फ्यूमिगेशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओटी और वार्ड को फ्यूमिगेट करना है तो आपको कौन सी गैस यूज में लेनी है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी फॉर्मल्डिहाइड। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी आप ओटी ऑपरेशन थिएटर या फिर किसी वार्ड को फ्यूमिगेट कर रहे हैं तो आप फॉर्मल्डिहाइड है वो यूज में लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड है वो गैस यूज में लेंगे इन द केस ऑफ फ्यूमिगेशन ऑफ द ओटी एंड वार्ड, यानी कि दोनों को फ्यूमिगेट करने की कंडीशन में आपको फॉर्मल्डिहाइड है वो यूज में लेना होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असिस्ट द रिस्क ऑफ, यानी कि ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज में ली जाती है, क्या असिस्ट करने के लिए यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी सेडेशन एंड ऑप्शन डी डेक्यूबिटस अल्सर। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ब्रेडन स्केल जो होती है वो बेड सोर या फिर प्रेशर सोर को असिस्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। और डेक्यूबिटस अल्सर इज ऑल्सो नोन एज बेड सोर एंड प्रेशर सोर, यानी कि डेक्यूबिटस अल्सर का दूसरा नाम है बेड सोर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डेक्यूबिटस अल्सर, यानी कि बेड सोर की रिस्क को असिस्ट करने के लिए जो स्केल यूज में ली जाती है वो ब्रेडन स्केल होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए पेन, पेन को असिस्ट करने के लिए या फिर उसको मेजर्स करने के लिए वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल्स है वो यूज में ली जाती है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियसली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया दोस्तों। ऑप्शन बी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एलओसी, एलओसी को अगर आप असिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लासको कोमा स्केल जीसीएस है वो यूज में लिया जाता है दोस्तों इन द केस ऑफ आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर किसी प्रकार का कोई ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ, उस केस में आपको उस पेशेंट्स में एलओसी देखना होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना होता है, तो उस केस में आपको जीसीएस है वो मेजर करना पड़ेगा, जीसीएस के अकॉर्डिंग आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना पड़ेगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियसली क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया दोस्तों। ऑप्शन सी सेडेशन, सेडेशन को असिस्ट करने के लिए रैमसे स्केल यूज में ली जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन नोट सेट के अंदर ऑलरेडी पुटअप हो चुका है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है दोस्तों।
रेमसे स्केल इज यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ द सेडेशन, यानी किसी पेशेंट में आप एनेस्थेटिक ड्रग्स दे रहे हैं या फिर कोई सेडेट करे किसी पर्टिकुलर ड्रग से, उस केस में आपको कुछ असिस्ट मेजर्स असिस्ट करना है, उस केस में आपको रेमसे स्केल यूज में लिए जानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियसली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ब्रेडन स्केल को असिस्ट करने का जो टूल होता है वो डेक्यूबिटस अल्सर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूल ऑफ 9 लीस्ट परसेंटेज ऑफ बर्न इज गिवन टू। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही आंसर की ओर पुट करें दोस्तों। यहाँ पे लिस्ट के बारे में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने के बाद ही आप आंसर की ओर आगे बढ़े, अदरवाइज क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकता है, और रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है दोस्तों नोट सेट के एग्जाम्स के अंदर, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज्यादा नुकसान करवाती है। तो इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही आंसर की ओर कैरी फॉरवर्ड करें दोस्तों। तो यहाँ पे रूल ऑफ 9 के अंदर लिस्ट परसेंटेज है वो पूछा गया दोस्तों। बर्न के केस में जो अपना बॉडी पार्ट्स होता है या फिर जो एक्सट्रीमिटीज होता है उसको काफी प्रतिशत के अंदर परसेंटेज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लिस्ट परसेंटेज के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए चेस्ट है, ऑप्शन बी हेड है, ऑप्शन सी अपर एक्सट्रीमिटी एंड ऑप्शन डी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे लिस्ट परसेंटेज पूछा गया है, तो लिस्ट परसेंटेज में 1% जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वो लिस्ट परसेंटेज के यूज रूप में होता है। और वहां पे अगर रूल ऑफ 9 की अगर बात करें तो बर्न के केस में जो होता है वो लिस्ट परसेंटेज करेगा, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे किया है दोस्तों, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। अगर एंटायर हेड और नेक हो रहा है तो 9% है वो होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। राइट आर्म हो रहा है तो 9% एंटीरियर है एंड 9% पोस्टीरियर है। एंटायर लेफ्ट आर्म हो रहा है 9% एंटीरियर, 9% पोस्टीरियर। एंटायर ट्रंक 36%। ग्रोइन जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ओनली 1% कवर करता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जेनिटेलिया जो है ओनली 1% कवर करता है। लिस्ट परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको राइट करना है। ये एंटीरियर पोर्शन है एंड ये पोस्टीरियर पोर्शन है दोस्तों, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस कुछ किसी भी टाइप से पुट कर सकता है दोस्तों, तो इसको आपको माइंड में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विद osteoarthritis and all the following fact are true regarding osteoarthritis except। दोस्तों एक नर्स है, वो osteoarthritis वाली ओल्ड लेडी की केयर कर रही है, उस पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और कौन सा सिम्टम्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हमारा ये है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट शब्द पूछा गया। जब भी एक्सेप्ट शब्द आता है दोस्तों वहां पे 3 ऑप्शंस राइट है और 1 ऑप्शन रॉन्ग है, तो रॉन्ग ऑप्शन होता है उसको हमको बाहर निकालना होता है, वहां पे वो एक प्रकार का वेरिएशन होता है दोस्तों, तो एक्सेप्शन होता है उसको बाहर निकालना होता है। तो ऑप्शन ए पेन ऑन मूविंग द जॉइंट, ऑप्शन बी ट्रॉफी, ऑप्शन सी सबकुटेनियस नोड्यूल एंड ऑप्शन डी कैपिटस। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो टॉफी है, टॉफी जो हमेशा दिखता है वो गाउट के केस में दिखता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। गाउट, गाउट क्या होता है दोस्तों, जब ब्लड्स के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उस केस में गाउट है वो देखने को मिलता है, और गाउट के अंदर ट्रॉफी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ओस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में पेन ऑन मूविंग द जॉइंट, सबकुटेनियस नोड्यूल्स एंड क्रेपिटस ये देखने को मिलेगा, ओनली ट्रॉफी है वो देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो ट्रॉफी जाएगा। ट्रॉफी के बारे में सुपरफिशियली जानते हैं दोस्तों, ट्रॉफी होता क्या है। ट्रॉफी प्लूरल ऑफ टॉफस लैटिन फॉर स्टोन आर स्टोन लाइक डिपॉजिट ऑफ मोनोसोडियम यूरिलेट इन द सॉफ्ट टिश्यूज, साइनोवियल टिश्यूज और इन बोन्स नियर द जॉइंट। यानी कि ये एक प्रकार का स्टोन लाइक यूरेट होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज, साइनोवियल टिश्यू या फिर जो बोन्स होती है जॉइंट के नजदीक में वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे कलेक्ट हो जाता है, वो ट्रॉफी होता है। ये जैसे दोस्तों ध्यान रखना, यूरिक एसिड का जब डिपोजिशन होता है पर्टिकुलर किसी जॉइंट में, साइनोवियल टिश्यू में या फिर सॉफ्ट टिश्यू में, उस कंडीशन को ट्रॉफी बोला जाता है। ये जो दोस्तों है ये एक प्रकार का यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना, ये एक प्रकार ट्रॉफी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट्स के अंदर दिख रहा है दोस्तों, ये जो डायग्राम्स के अंदर है, ठीक है, जस्ट सिमिलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये एक प्रकार के यूरिक एसिड क्रिस्टल है दोस्तों, जबकि ये एक प्रकार टॉफी है, यहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये गाउटरी आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। और गाउट के केस में दोस्तों यूरिक एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक एबनॉर्मल एंड एक नॉर्मल कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया दोस्तों। ये जो कंडीशन है दोस्तों जॉइंट पे, ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे
पे किसी भी प्रकार का यूरिक एसिड का डिपोजिशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्लियर विजिबल हो रहा है। और यहाँ पे जो यूरेट का डिपोजिशन हो रहा है दोस्तों, जो ये डॉट डॉट के अंदर जो हो रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार का टॉफी है। तो ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है दोस्तों, ये एक प्रकार की अबनॉर्मल कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाउटी आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन है, ये एक हेल्थी कंडीशन है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे पेशेंट्स में टॉफी डेवलप होती है, वो गाउट के केस में डेवलप होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, यानी कि टॉफी जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेम्यूटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डिफरेंस को हम सुपरफिशियली जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप होता है दोस्तों। सिम्टम्स ऑनसेट कैसे होगा दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर? डेवलप स्लोली, यानी कि स्लोली डेवलप्स होगा ओवर मंथ या फिर ईयर, यानी कि कुछ मंथ्स लगा के कुछ ईयर्स के अंदर भी उसके सिम्टम्स स्लोली डेवलप्स हो सकते हैं। यूजुअली स्टार्ट लेटर एज, यानी कि लेटर एज के अंदर होता है दोस्तों। रैपिड ऑनसेट ओवर वीक्स या मंथ, यानी कि एक्यूट कंडीशन हो सकती है, रैपिड हो सकती है, कुछ वीक्स के अंदर या फिर कुछ मंथ्स के अंदर डेवलप हो सकते हैं। कैन स्टार्ट एट एनी एज, यानी कि किसी भी एज में रेम्यूटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स ऑनसेट हो सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिफरेंस ये देखने को मिलता है दोस्तों। सेकंड, उसकी लोकेशन क्या होगी? ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में यूजुअली जो अफेक्ट होगा वो ओनली 1 या 2 जॉइंट होगा, यानी कि एक जॉइंट या फिर 2 जॉइंट वहां पे अफेक्ट होगा दोस्तों। इन हैंड यूजुअली अफेक्ट द 2 स्मॉल जॉइंट क्लोजेस्ट टू नेल, यानी कि अगर हैंड के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है तो वहां पे 2 स्मॉल जॉइंट डेवलप होंगे, जो नेल के नियरेस्ट है, वहां पे जो जॉइंट है वो स्मॉल जॉइंट वहां पे अफेक्ट होने को देखने को मिलेंगे दोस्तों। जबकि रेम्यूटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अफेक्ट जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के दोनों साइड के जो जॉइंट्स है वो अफेक्ट होंगे। यूजुअली ऑप्टन ए कंप्लेंट बाय फीवर, उस पेशेंट में फीवर की कंडीशन देखने को मिल सकती है, वीकनेस देखने को मिल सकता है एंड टायर्डनेस देखने को मिल सकती है दोस्तों। इन हैंड, अगर हैंड के अंदर रेम्यूटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो उस कंडीशन में दोस्तों जो लार्जेस्ट न्यूकल्स है या फिर जो वृष्ट है वो अफेक्ट होने के चांसेस है वो होते हैं दोस्तों। तो जो सेकंड मेजर डिफरेंस है वो लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमने डिस्क्राइब किया दोस्तों। थर्ड, मॉर्निंग स्टिफनेस। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में गेट्स बेटर विद इन 1 आवर विद मूविंग एक्सरसाइज, यानी कि अगर कोई पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है या फिर मूव कर रहा है, तो उस पेशेंट्स में जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो बेटर हो सकती है विद इन 1 आवर के अंदर। और स्टिफनेस अगेन आफ्टर इनएक्टिविटी, यानी कि पेशेंट जब इनएक्टिव हो जाएगा, एक्सरसाइज को छोड़ देगा, वहां पे रिज्यूम कर देगा, उस कंडीशन में स्टिफनेस वापस है वो डेवलप हो सकती है दोस्तों। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। जबकि रेमोटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा दोस्तों? मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट मोर देन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे से भी ज्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस की कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकती है। कैन कम बैक इन द इवनिंग और आफ्टर इंक्रीज एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे अपोजिट है दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है? जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उस कंडीशन में विद इन 1 आवर के अंदर वो पेशेंट्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी कि मॉर्निंग स्टिफनेस की जो कंडीशन है वो वहां पे रिजोल्व हो जाएगी, वहां पे डिजोल्व होने के चांसेस जब होते हैं दोस्तों। और जब पेशेंट इन एक्टिविटी करता है, यानी कि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करता, उस कंडीशन में स्टिफनेस है वो वापस हो सकती है। जबकि रेमोटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अपोजिट क्या है दोस्तों? क्योंकि वहां पे मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो 1 घंटे से ज्यादा हो सकती है। एंड जो जो पेशेंट एक्टिविटी करेगा, यानी कि जैसे जैसे पेशेंट इंक्रीज एक्टिविटी करेगा या फिर इंक्रीज एक्सरसाइज करेगा, उस कंडीशन में स्टिफनेस है वो देखने को मिल सकती है। मेनली जो वो इवनिंग के अंदर है वो कम बैक होगी दोस्तों। ये तो मेजर डिफरेंस है वो ये हमने डिस्क्राइब किया दोस्तों। फोर्थ, स्वेलिंग एंड पेन। स्वेलिंग यूजुअली एब्सेंट या जस्ट माइल्ड, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में या तो फिर स्वेलिंग एब्सेंट होगी या फिर जस्ट माइल्ड होगी, यानी कि बहुत ही माइल्ड केसेस के अंदर देखने को मिलेगी। टेंडरनेस एंड एक मोर देन पेन, यानी कि पेन से ज्यादा वहां पे टेंडरनेस और एक है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। जबकि रेमोटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होगा? स्वेलिंग प्रेजेंट होगी यूजुअली टुगेदर विद हीट, रेडनेस एंड मोर सीवियर पेन वहां पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये 4 डिफरेंस हमने डिस्क्राइब किया दोस्तों। फिफ्थ डिफरेंस जानते हैं डिफॉर्मिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रेमोटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। यानी कि क्वेश्चन ये आता है हैविडेंट नोड किस कंडीशन में डेवलप होते हैं या फिर किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो हैविडेंट नोड यहाँ पे है दोस्तों, ध्यान में रखना। हैविडेंट नोड जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में देखने को मिलते हैं एट जॉइंट, यानी कि जॉइंट पे क्लोजेस्ट टू नेल या फिर बोकार्ड नोड्स, यानी कि जो नेल के जो नियरेस्ट जो जॉइंट होते हैं या फिर जो मिडल्स जॉइंट होते हैं वहां पे जो बोचार्ड नोड्यूल्स होते हैं वहां पे हैविडेंट नोड की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
फिंगर एंड थम्स कैन गेट आउट ऑफ शेप ओवर टाइम इन दोज टू जॉइंट्स मेनली, यानी कि जो फिंगर एंड थम्स का जो शेप होता है वो शेप है वो चेंज हो सकता है दो जॉइंट्स के अंदर मेनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर नोड्यूल्स नियर वृस्ट, यानी कि जो वृस्ट के पास में जो जॉइंट्स है वहां पे नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोटूनेट डिफॉर्मिटी वहां पे देखने को मिल सकती है। जेड शेप डिफॉर्मिटी वहां पे देखने को मिल सकती है इन फिंगर्स एंड थंब अल्नर ड्राफ्ट। जेड डिफॉर्मिटी, जेड शेप की जो डिफॉर्मिटी होगी वो हैंड एंड रिस्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है हेबर्डन नोड वो प्रेजेंट होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में। एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बोटूनेट डिफॉर्मिटी एंड जेड शेप डिफॉर्मिटी जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी रेमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर दोस्तों। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पुट होने के चांस है, इसको आप नोट कर लो दोस्तों, एक नोटबुक के अंदर इसको प्रॉपर व्यू से इसको नोट करो दोस्तों, यहाँ से पुटअप क्वेश्चन डेफिनेटली होगा दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो लेटर स्टेज में होती है दोस्तों, ये हेबर्डन नोड होते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जो फ्यूजिफॉर्म सोलिंग ऑफ जॉइंट, यानी कि जॉइंट पे फ्यूजिफॉर्म सोलिंग देखने को मिल सकती है, और नेल के जो नियरेस्ट जॉइंट जॉइंट है दोस्तों, या फिर जो बोटनेर, ये यहाँ पे जो मोचार्ट नोड है वहां पे हेबर्डन नोड देखने को मिलेंगे, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होगी उस केस में हेबर्डन नोड देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो किसी भी कंडीशन में रॉन्ग मत कर देना। सेकंड, रेमेटोइड आर्थराइटिस, उस केस में स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ पीआईपी जॉइंट, यानी कि पीआईपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ डीआईपी जॉइंट। देखिए दोस्तों, ये पीआईपी जॉइंट है, इसका हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, एंड ये डीआईपी जॉइंट है, यहाँ पे बेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। ये एक प्रकार की स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहलाती है, और इन जो दिखती है वो दिखती है रेमेटोइड आर्थराइटिस के केस में। सेकंड है बोटूनेट डिफॉर्मिटी, बोटूनेट डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, फिंगर की डिफॉर्मिटी है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ डीआईपी एंड एमसीपी जॉइंट विद फ्लेक्शन ऑफ पीआईपी जॉइंट, इसका अपोजिट है स्वान नेक डिफॉर्मिटी का, यानी कि डीआईपी जॉइंट का क्या होगा दोस्तों, डीआईपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होगा दोस्तों, एंड पीआईपी जॉइंट का क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। जबकि यहाँ पे पीआईपी जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, डीआईपी में फ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी का जस्ट अपोजिट है, वो है बोटूनेट डिफॉर्मिटी। तो आपको एक ध्यान में रखना है और दूसरा उसके अपोजिट कर देना दोस्तों, आपको दोनों रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक ध्यान रखना, या तो आप स्वान नेक डिफॉर्मिटी के बारे में ध्यान में रखे या फिर बोटूनेट डिफॉर्मिटी के बारे में ध्यान में रखे, एक ध्यान में रखे और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट कर दे दोस्तों। लेटरल डिपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द आईपी जॉइंट, एमपी सबलेक्शन एंड डिसलोकेशन, इंटरनेसिक कॉन्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय बर्नल टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बर्नल टेस्ट किस केस में किया जाता है, तो बर्नल टेस्ट रेमेटोइड आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होगा दोस्तों, इसको आपको रॉन्ग कभी नहीं करना दोस्तों। अगर यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता दोस्तों, कि आई होप अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप यहाँ से क्वेश्चंस को किसी भी कंडीशन पे रॉन्ग नहीं करने वाले दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सन सस्केप्टेबिलिटी टू, यानी कि सिक टेस्ट किस केस में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑप्शन डी स्कारलेट फीवर दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी सिक टेस्ट किया जाता है अगर किसी पेशेंट्स में उसकी सस्केप्टेबिलिटी को चेक करने के लिए दोस्तों, तो वो मोस्टली जो किया जाता है वो किया जाता है डिप्थीरिया के केस में, यानी कि डिप्थीरिया के केस में दोस्तों सिक टेस्ट है वो किया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो सिक टेस्ट किया जाता है वो डिप्थीरिया के केस में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के दो कंडीशन में दोस्तों विडाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल टाइटर को है वो असिस्ट किया जाता है इन द केस ऑफ टाइफाइड फीवर दोस्तों। ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के कंडीशन के दोस्तों मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, एमटी किया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किया जाता है। एंड ऑप्शन डी स्कारलेट फीवर, दोस्तों स्कारलेट फीवर को उसकी कंडीशंस को सस्केप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करना होता है तो उस केस में डिक टेस्ट किया जाता है, क्या जाता है, डिक टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिक टेस्ट के बारे में पूछे तो आपको स्कारलेट फीवर राइट करना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर सिक टेस्ट के बारे में पूछे तो आपको डिप्थीरिया राइट करना है। तो हमने चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Which of the following is used to assist the function of brain stem?
ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है डीएसएसबी के अंदर दोस्तों, डीएसएसबी के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस को पुट कर चुके हैं एग्जामिनर। तो ब्रेन स्टेम के फंक्शंस को चेक करने के लिए हमेशा कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन बी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन सी इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर एंड ऑप्शन डी कोल्ड कैलोरी टेस्ट। तो दोस्तों ऑप्शन ए को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी अलग होता है, ब्रेन के विद इन जो प्रेशर होता है उसको चेक करने के लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। ऑप्शन सी इंट्राओक्यूलर प्रेशर, अगर आप किसी पेशेंट में इंट्राओक्यूलर प्रेशर को चेक कर रहे हैं, यानी कि आप ग्लूकोमा को चेक कर रहे हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, टोनोमीटर के द्वारा चेक में किया जाता है दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी जो राइट है यहाँ पे होगा कोल्ड कैलोरी टेस्ट, यानी कि कोल्ड कैलोरी टेस्ट जो है वो ब्रेन स्टेम फंक्शंस को असिस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, bow shaped legs इज फाउंड इन ऑल डिजीज कंडीशन एक्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर कंडीशंस में रीड करें दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट है, एक ऑप्शन गलत है। बो शेप्ड लेग्स किन किन डिजीज कंडीशन का देखने को मिल सकता है, ए को छोड़कर। ऑप्शन ए फ्लोराइड पॉइजनिंग, ऑप्शन बी ब्लाउंट डिजीज, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी स्कर्वी। तो दोस्तों बो शेप्ड जो लेग्स होते हैं वो फ्लोराइड पॉइजनिंग, ब्लाउंट डिजीज एंड रिकेट्स की कंडीशन में देखने को मिलेंगे, यानी कि स्कर्वी जो है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अगर किसी पेशेंट में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई उस कंडीशन में स्कर्वी देखने को मिलेगा। एंड स्कर्वी के अंदर ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग गम्स के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे बो शेप्ड जो लेग्स होते हैं वो फ्लोराइड पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, ब्लाउन डिजीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे एंड रिकेट्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, उस कंडीशन में आपको बोथ शेप्ड लेग देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेगा दोस्तों। बो लेग्स होता क्या, इसके बारे में सुपरफिशियल जान लेते हैं। बो लेग्स इज ऑल्सो नोन एज जेनुवेरम, ओके, इज ए कंडीशन वेयर वन या बोथ चाइल्ड लेग्स कर्व आउटवर्ड ऑफ एट द नी, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ओके। एंड ये बो लेग्स है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेशेंट्स के जो लेग है वो नीज की साइड से आउटवर्ड की दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, आउटवर्ड हो रहे हैं, यानी कर्व के अंदर हो रहा है। ये जो गैप है ये गैप बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, ये बो लेग की कंडीशन है दोस्तों। ये किस केस में देखने को मिलेगी, ये फ्लोराइड पॉइजनिंग के केस में देखने को मिलेगी, ब्लाउन डिजीज के केस में भी देखने को मिलेगी एंड रिकेट्स के भी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है स्कर्वी जो है उस कंडीशन में आपको बो शेप्ड लेग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एंड ब्लाउन डिजीज होती क्या है, ब्लाउन डिजीज इज ए कंडीशन फाउंड इन चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों के अंदर पाई जाती है, डेट अफेक्ट द ग्रोथ पैलेट अराउंड द नी, यानी कि नी के आसपास की जो ग्रोथ पैलेट होती है वो अफेक्ट हो जाती है ब्लाउन डिजीज के अंदर। और ब्लाउन डिजीज के अंदर दोस्तों बेसिकली जो लेग्स के अंदर जो है वो जॉइंट है वहां पे पेन एंड डिस्कम्फर्ट है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। एंड यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि वो जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना। एंड मोर शेप्ड लेग्स की कंडीशन वहां पे डेवलप है वो हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट, ह्यूमन मिल्क डज नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या नहीं क्या कौन सा कंटेंट है प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन बी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ह्यूमन मिल्क के अंदर दोस्तों आयरन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, अगर किसी पेशेंट में अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन करना है उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बैक्लोफेन, ऑप्शन बी क्लोरडाइजिपोक्साइड, ऑप्शन सी मिथेडोन एंड ऑप्शन डी थाइमिन। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के केस में ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करे तो उस केस में आपको क्लोरडाइजिपोक्साइड को राइट करना दोस्तों, लिब्रियम को राइट करना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। थाइमिन जो होता है वो विटामिन बी1 होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन सुपरफिशियली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब भी अल्कोहल विड्रावल वाले सिम्टम्स में वर्निक एन्सेफेलोपैथी या फिर वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलता है उस कंडीशन में थाइमिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स में
विटामिन B1 थायमिन की कंडीशन की डेफिशिएंसी की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट्स में वर्निक एन्सेफलोपैथी देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स में थायमिन्स इन्फ्यूजन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में विटामिन B1 को थायमिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल किया जाता है दोस्तों। तो थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज कंडीशन भी डेवलप होती है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे मोर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन राइट करना है, तो वहां पे क्लोरडाइजिप ऑक्साइड या फिर लिब्रियम भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, इसको आपको राइट करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन ए पेशेंट विद पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, यानी कि किसी पेशेंट में पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर हो गया है, उस केस में कौन सा जॉइंट मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर होता है दोस्तों, उसको फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रोजन शोल्डर, यानी कि फ्रोजन शोल्डर इज ऑल्सो नोन एज पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अदर नेम ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एडक्शन, ऑप्शन सी एबडक्शन एंड ऑप्शन डी एक्सटेंशन। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इन द केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर या फिर पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, उस केस में पेशेंट में एबडक्शन जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर आपने एबडक्शन जॉइंट को मूवमेंट कर दिया तो उस कंडीशन में कंडीशन पेशेंट की कंडीशन है वो और ज्यादा वर्ज हो सकती है, तो उस केस में आपको एबडक्शन जॉइंट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। द मूवमेंट दैट इज मोस्ट सीवियरली इनहिबिटेड इज एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर, यानी कि शोल्डर का जो एबडक्शन होता है उसको दोस्तों आपको क्या करना है, वहां पे रेस्ट्रिक्ट करना है इन द केस ऑफ पेरिकैप्सुलाइटिस। पेरिकैप्सुलाइटिस द शोल्डर जॉइंट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रोजन शोल्डर या फिर एडेसिव कैप्सुलाइटिस एंड इज डिसेबलिंग एंड पेनफुल कंडीशन, यानी कि ये एक प्रकार की पेनफुल कंडीशन होती है। इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको आउच को ध्यान में रखना दोस्तों। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द जॉइंट एंड एबडक्शन, एबडक्शन की कंडीशन को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, एग्जाम्स के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, नोटबुक के अंदर नोट कर लो दोस्तों। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द राइट आर्म, तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो एबडक्शन का जो मूवमेंट है, एबडक्शन का जॉइंट मूवमेंट है, इसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना इन द केस ऑफ पेरिकैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट डिस्कवर्ड, यानी कि फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कौन सा डिस्कवर्ड किया गया था? ऑप्शन ए मिथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऑप्शन सी एजेट्यूप्रिन एंड ऑप्शन डी साइक्लोस्पोरिन। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मिथोट्रेक्सेट जो है वो फर्स्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, वो डिस्कवर्ड किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंड एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ बोवेल साउंड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि एब्डोमिनल सर्जरी करने के बाद वोवेल साउंड एब्सेंस है एंड एब्डोमेन है वो डिस्टेंड है, वो कंडीशन क्या हो सकती है? ऑप्शन ए हेमरेज, ऑप्शन बी रप्चर्ड कोलोन, ऑप्शन सी पैरालिटिक इलियस एंड ऑप्शन डी इंटरसेप्शन। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी आप पैरालिटिक इलियस को करेक्ट करते हैं, सर्जिकल वहां पे करेक्शन किया जाता है, उस सर्जिकल करेक्शन के बाद उस पेशेंट्स में एब्सेंस ऑफ वोवेल साउंड एंड एब्डोमेन डिस्टेंस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पैरालिटिक इलियस, यानी कि आपने पैरालिटिक इलियस का सर्जिकल करेक्शन कर दिया है, तो सर्जिकल करेक्शन करने के बाद उस पेशेंट्स में वोवेल साउंड एब्सेंट एंड एब्डोमेन डिस्टेंट होने की कंडीशन वहां पे डेवलप हो सकती है दोस्तों, इसको आपको माइंड में रखना दोस्तों। पैरालिटिक इलियस अकर्स व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू योर इंटेस्टाइन आर टेम्परली पैरालाइज, यानी कि वहां पे टेम्परली है वो पैरालाइज हो जाएगी, तो वहां पे बहुत ही जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वहां पे इंटेस्टाइन के जो जो मसल्स होती है वो एक टेम्परली रूप से अस्थायी रूप से वहां पे पैरालाइज हो जाती है पैरालिटिक केसेस के इलियस के केस में। intestine fails to transmit any peristalsis due to failure of neuromuscular mechanism or backs and mission reflexes, ऑप्शंस डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है दोस्तों। और ब्लेक्सस एंड जो मिशन रिफ्लेक्स होते हैं वहां का जो न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म है वहां पे पेरिस्टालसिस के जो कंडीशन है वो फेलियर हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। ओरिबेक्सस एंड जो मिशन रिफ्लेक्स होते हैं वहां पे कंडीशंस डेवलप है वो हो सकती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था
कि पेलाइटिक इलियस की सर्जिकल करेक्शन करने के बाद उस पेशेंट में एब्सेंस बोवेल साउंड और एब्डोमेन डिस्टेंट होने की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लवाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर एक पेशेंट ने क्या इंजेस्ट कर लिया उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज को आप कॉन्ट्रा इंडिकेट मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ओडोलम, ऑप्शन बी फ्रूडन, ऑप्शन सी एस्प्रिन एंड ऑप्शन डी कोरोसिव एल्कलाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कोई पेशेंट कोरोसिव एल्कलाई इंजेस्ट कर लेता है उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज को ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है, क्योंकि अगर आपने उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज कर दिया है तो उस कंडीशन में जो गैस्ट्रिक म्यूकस है वो स्टिमुलेट हो सकता है और वो स्टिमुलेट होने से पेशेंट में एस्पिरेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है और वहां पे पेशेंट्स को एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो सकता है, पेशेंट गोज टू डेथ। तो गैस्ट्रिक लवाज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी कोरोसिव एल्कलाई होता है उस केस में दोस्तों कभी भी गैस्ट्रिक लवाज को परफॉर्म नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, prophylactically how many iron folic acid tablet are given to pregnant and lactating mothers for prevention of anemia, यानी कि लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर में एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आयरन फोलिक एसिड टेबलेट प्रोफाइलेक्टिकली उसका कितना अमाउंट होता है दोस्तों। ऑप्शन ए 3 times a day फॉर 90 days, ऑप्शन बी 3 times a day फॉर 100 days, ऑप्शन सी 3 times a day फॉर 110 days एंड ऑप्शन डी 3 times a day फॉर 120 days। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे 3 times a day फॉर 100 days यानी कि TDS है 100 days के लिए दिया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को करेक्ट करने के लिए इन द केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर्स। तो वहाँ पे न्यूरोटिव डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी जो आयरन फोलिक एसिड है वो टेबलेट दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि TDS दिया जाएगा 100 days के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, यानी कि डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए हिस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी नेफ्रेक्टोमी, ऑप्शन सी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड ऑप्शन डी कोलेक्टोमी। तो दोस्तों ध्यान रखना, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के केस में यानी कि किसी पेशेंट में आपने सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी परफॉर्म की है तो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करने के बाद उस पेशेंट में डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होता है क्या, यानी कि पार्शियल अगर आपने गैस्ट्रिक डिसेक्शन किया है तो उस कंडीशन को जो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी बोला जाता है। डंपिंग सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू रैपिड ट्रांसलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि रैपिड ट्रांसलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू द इंटेस्टाइन, यानी कि स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रैपिड उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसको डंपिंग सिंड्रोम बोला जाता है। और ये डंपिंग सिंड्रोम एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर द सर्जरी ऑफ सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और जब भी अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है वो विद इन 10 to 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। एंड जो लेट डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों वो होती है अकर्स 2 to 3 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ मील, यानी कि खाना खाने के बाद पेशेंट्स में 2 से 3 घंटे में जो कंडीशन डेवलप होती है जो वो लेट डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन वो डेवलप होती है दोस्तों। तो अगर आपने सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी को परफॉर्म किया है उस केस में डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, absence of ganglion cells in the colon is a features of, option A Reye syndrome, option B anorectal malformation, ऑप्शन सी हिस्प्रंग डिजीज एंड ऑप्शन डी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो दोस्तों ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द कोलोन उस कंडीशन को हिस्प्रंग डिजीज बोला जाता है दोस्तों। हमने हिस्प्रंग डिजीज एंड इंटरसेप्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे ज्यादा हम एक्सप्लेन है वो नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नॉन एज, यानी कि अगर किसी पेशेंट में नोज के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हिमोप्टिसिस, ऑप्शन बी हिमेचोरिया, ऑप्शन सी हिमेटीएमेसिस एंड ऑप्शन डी एपिस्टेक्सिस। दोस्तों यहाँ पे हिमोप्टिसिस ऑप्शन ए दे रखा है। हिमोप्टिसिस का मतलब होता है स्पुटम इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर अगर किसी प्रकार का स्पुटम आ रहा है या स्पुटम के अंदर ब्लड आ रहा है तो हिमोप्टिसिस कंडीशन होती है, तो ये ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज की कंडीशन है वो नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन बी हिमेचोरिया, हिमेचोरिया का मतलब होता है ब्लड इन द यूरिन, ठीक है, तो वो भी कंडीशन यहाँ पे डेवलप नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन सी हिमेटीमेसिस, यानी कि वोमिटिंग्स के अंदर ब्लड आ रहा है तो वो हिमेटीमेसिस की कंडीशन डेवलप होती है, तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे। तो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि अगर किसी पेशेंट्स में नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रहा है, तो वो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन डेवलप होने को चांसेस है वो होती है या फिर उसको एपिस्टेक्सिस बोला जाता है दोस्तों।
यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर किसी पेशेंट में एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो उस पेशेंट में आप कौन सी पोजीशन देंगे दोस्तों, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना है कि अगर किसी पेशेंट में एपिस्टेक्सिस हो रहा है उस केस में पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना दोस्तों। ये देखिए आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये कंडीशन आप देखिए यहाँ पे जो राइट का आपके सामने जो है कुछ इंटरफेस है राइट का, यहाँ पे पेशेंट जो नोज है उसको पिंच कर रहा है और आगे की तरफ फॉरवर्ड है, लीन फॉरवर्ड। और दोस्तों ये राइट पोजिशन होगी। अगर आपने पिंच द नोज कर दिया एंड आउटवर्ड जो यानी कि बैक साइड की तरफ आप पोजीशन दे रहे हैं तो वो रॉन्ग पोजीशन है दोस्तों। इस कंडीशन पेशेंट में एक्सप्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट कंडीशन होगा दोस्तों वो होगा पिंच द नोज, यानी कि नोस्ट्रिल्स है उसको सिक्यूज करेंगे फर्मली एंड लीन फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन को आपको पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझना है और आपको पोजीशन के अगर क्वेश्चंस पूछे एपिस्टेक्सिस के केस में तो आपको राइट करना है पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एडमिनिस्टर डिजोक्सिन, द ड्रग इज नॉट गिवन इन द पल्स सेट। डिजोक्सिन एक पेशेंट्स में एक बच्चे में डिजोक्सिन ड्रग्स दे रहे हैं तो उस पेशेंट्स में एपिकल पल्स को चेक किया जाता है। अगर एपिकल पल्स कितना काउंट बिलो रहता है उस कंडीशन में उस ड्रग्स को नहीं दिया जाता है। तो डिजोक्सिन जो होती है वो एक प्रकार की कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी किसी चाइल्ड में अगर पल्स रेट जो है वो 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है उस कंडीशन में किसी बच्चे में डिजोक्सिन ड्रग्स है वो नहीं दिया जाता है। और अगर एडल्ट का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो 90 बीपीएम अगर किसी एडल्ट में 90 बीट पर मिनट से कम हो जाता है तो उस कंडीशन में डिजोक्सिन नहीं दिया जाता है। और डिजोक्सिन का अगर एंटीडोज पूछे तो वो होता है दोस्तों डिजी बाइंड, यानी कि डिजी बाइंड या फिर ऑप्शंस के अंदर डिजी बाइंड नहीं देके इम्यून फेब भी दे सकता है, इम्यून फेब भी दे सकता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एपिकल पल्स 60 बीट पर मिनट से कम है उस कंडीशन में डिजोक्सिन ड्रग को नहीं दिया जाता है, विद होल्ड कर दिया जाता है। अगर एडल्ट का क्वेश्चन आता है तो वहां पे 90 बीट पर मिनट आपको राइट करना है, यानी कि एडल्ट के अंदर 90 बीट पर मिनट से कम अगर एपिकल पल्स है उस कंडीशन में डिजोक्सिन ड्रग को विद होल्ड कर दिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या है, वो है डिजी बाइंड या फिर ऑप्शन में आपको इम्यून फेब की कंडीशन इम्यून फेब भी देखने को मिल सकता है। तो ये डिजोक्सिन के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली पुट अप होता है और डिजोक्सिन एक प्रकार का कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का एमसीक्यू सेशन ये फिनिश होता है। ठीक है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास को स्टॉप करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।